तो आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी कंपनी की चर्चा करने वाले हैं जो पेपर पर किसी परफेक्ट बिजनेस के सपने जैसी लगती है। एडवानी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स। हाँ, और ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बिल्कुल। मतलब सोचिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जहाँ बड़ी चेन्स हजारों कमरों और भारी भरकम कर्ज की बोझ तले दबी होती है ना, वहाँ अडवाणी होटल्स एक अजीब ही मिसाल पेश करता है। राइट, कर्ज मुक्त, डेट फ्री रहना इस इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। एग्जैक्टली। और इनका Q4 FY26 का डेटा, ट्रेंड लाइन की रिपोर्ट्स, DSIJ और बजाज ब्रोकिंग की जो रिपोर्ट्स हमारे पास है, उनका विश्लेषण करके हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक सिंगल रिजॉर्ट कंपनी डेट फ्री रहकर इतना मुनाफा कमा सकती है, और सबसे बड़ा ट्विस्ट कि सब इतना अच्छा होने के बावजूद स्टॉक मार्केट में इसकी कीमत एक बिल्कुल अलग, थोड़ी डरावनी कहानी क्यों बयां कर रही है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स है, और इस चर्चा में हम सिर्फ आंकड़े या नंबर्स नहीं देखेंगे। मैं बताती हूँ, हम इसके पीछे की मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी और मार्केट ट्रेंड्स की गहराई में उतरेंगे, जिससे एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस बुनियादी सवाल पर आते हैं कि एडवाणी होटल्स आखिर करता क्या है। इनका बिजनेस मॉडल कितना हाइपर फोकस्ड है? बहुत फोकस्ड है। इनका फ्लैगशिप और दरअसल अकेला एसेट करेवेला बीच रिजॉर्ट गोवा है। एक ही रिजॉर्ट? सिर्फ एक, साउथ गोवा में 24 एकड़ जमीन पर फैला हुआ। ये एक 201 कमरों की 5 स्टार डीलक्स प्रॉपर्टी है, और इसका बीच फ्रंट मतलब प्राइवेट बीच एक्सेस 277 मीटर लंबा है। ओह वाओ, साउथ गोवा में इतनी प्राइम प्रॉपर्टी। और आंकड़े देखें तो Q4 FY26 में इनकी टोटल इनकम लगभग 36.32 करोड़ रही, जो पिछले साल से 5.1% ज्यादा है। 11.71 करोड़ था। राइट। पर मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है। इनके ऊपर बैंक का 1 रुपए का भी कर्ज नहीं है। बिल्कुल जीरो डेट। ये हॉस्पिटैलिटी में बहुत बड़ी बात है। और इनके पास उल्टा 57 करोड़ रुपए से ज्यादा के लिक्विड फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स पड़े हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, ये बिल्कुल वैसा है जैसे किसी के पास एक आम का बगीचा ना हो, बल्कि सिर्फ एक ही आम का पेड़ हो। हाँ, एक अकेला पेड़। राइट, लेकिन उसकी देखभाल इतनी बेहतरीन की गई हो कि वो अकेले ही पूरे बगीचे से ज्यादा मीठे और महंगे फल दे रहा हो। ये एनालॉजी बहुत अच्छी है, और इसको अगर हम फाइनेंस की भाषा में समझे ना, तो एक ही जगह फोकस होने का इनको एक जबरदस्त फायदा मिलता है। इनका कैश कन्वर्जन साइकिल -4.3 दिन का है। राइट, माइनस में नेगेटिव कैश कन्वर्जन साइकिल? हाँ, नेगेटिव, जिसका मतलब है उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत ही शानदार है। मतलब मेहमान आकर रिजॉर्ट में सोता बाद में है, पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में एडवांस में आ जाता है। क्या बात है। और सप्लायर्स को पेमेंट वो लोग आराम से करते हैं। इस फ्लोट की वजह से इनका ईबेटा मार्जिन लगभग 45.4% है। 45% मार्जिन एक होटल बिजनेस में? ये तो मतलब टेक कंपनी जैसा मार्जिन हो गया। एग्जैक्टली। और FY25 के फिगर्स के अनुसार इनका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE 43% था, और रिटर्न ऑन एसेट्स 25.5%। ये इंडस्ट्री में काफी बेहतर बल्कि एक्सेप्शनल माना जाता है। ये नंबर सच में पागला देने वाले हैं। पर अगर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इतनी अच्छी चल रही है तो आगे क्या? यहाँ से मैं चर्चा को फ्यूचर ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जरूर, नए प्रोजेक्ट्स की बात करनी चाहिए। इनके पास अभी भी लगभग 1,30,000 स्क्वायर फीट का FSI बचा हुआ है। मतलब वो फ्यूचर में और कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वहाँ। और हाल ही में इन्होंने रिजॉर्ट का एक इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन भी करवाया है। हाँ, मार्च 2026 में 2 रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स थे, व्हाइटस्टोन और ANV। इन्होंने रिजॉर्ट की एग्जिस्टिंग कंडीशन यानी एज इज वैल्यूएशन की। तो क्या नंबर्स निकल कर आए वहाँ से? एज इज स्थिति में व्हाइटस्टोन ने प्रॉपर्टी की कीमत 828.5 करोड़ की, और ANV ने 838.9 करोड़ बताई। 800 करोड़ के आसपास। ठीक है, इतनी प्राइम लैंड है तो समझ आता है। लेकिन असली गेम चेंजर वो FSI है जिसका आपने अभी जिक्र किया। कंपनी ने प्लान किया है कि वो एक नया बैंक्वेट फैसिलिटी बनाएंगे। हाँ, 16,530 स्क्वायर फीट का हॉल, जिसमें लगभग 400 से 425 गेस्ट्स आ सकें। सही कहा। और आपको पता है इस नए हॉल में खर्चा कितना आएगा? औकाने वाली बात ये है कि इस नए हॉल के बनने के बाद की जो प्रोजेक्शंस आई हैं, उसमें वैल्यूएशन सीधे 982 करोड़ व्हाइटस्टोन के हिसाब से और ANV के हिसाब से 1004 करोड़ तक पहुंच गई। लेकिन एक मिनट, यहाँ पर मैं इस बात को चैलेंज करना चाहूंगा। ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? क्या अजीब लग रहा है आपको? मतलब ये सोचने वाली बात है
कि क्या सिर्फ 20 करोड़ खर्च करने से किसी प्रॉपर्टी की कीमत, वो भी पेपर पर, सीधे 150 करोड़ से ज्यादा बढ़ सकती है? ये कोई ख्याली पुलाव यानी सिर्फ पेपर वैल्यूएशन का खेल तो नहीं है? देखिए, एज अ लेमैन ये सवाल आना बहुत लाजमी है, पर हॉस्पिटैलिटी बिजनेस ऐसे ही काम करता है। मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस और डेस्टिनेशन वेडिंग्स ये लग्जरी हॉस्पिटैलिटी का सबसे हाई मार्जिन हिस्सा होते हैं। राइट, वेडिंग इवेंट्स वैसे भी बहुत महंगे होते हैं। एग्जैक्टली। एक बड़ा बैंक्वेट हॉल इन्हें बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स और शादियों को अट्रैक्ट करने की ताकत देगा। इससे सिर्फ हॉल का रेंट नहीं आएगा, बल्कि होटल के कमरे बुक होंगे, खाने पीने पर खर्चा होगा। इस सब से उनका TRPOR यानी टोटल रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड रूम बहुत तेजी से बढ़ेगा। वैल्यूअर्स आगे के उन्हीं कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके आज की वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, मतलब वो आने वाले सालों के पूरे इवेंट बिजनेस के प्रॉफिट को आज की वैल्यू में ऐड कर रहे हैं? बिल्कुल। और एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, बोर्ड ने समझदारी दिखाते हुए दोनों वैल्यूअर्स में से लोअर वैल्यूएशन को अपनाया। मतलब व्हाइटस्टोन वाला 982 करोड़ का फिगर एक्सेप्ट किया? हाँ, मैनेजमेंट चाहती तो 1000 करोड़ का फिगर मार्केट में फ्लॉन्ट कर सकती थी, पर लोअर वैल्यू लेना उनकी कंजर्वेटिव और रियलिस्टिक अप्रोच को दर्शाता है। ये सच में एक मैच्योर मैनेजमेंट का साइन है। तो फिजिकल एसेट्स जैसे रिजॉर्ट और नया बैंक्वेट हॉल के बाद अब थोड़ा इंटेंजिबल एसेट्स पर नजर डालते हैं। इनके ब्रांड वैल्यू की भी रिपोर्ट में बात की गई है। हाँ, ब्रांड की वैल्यू भी काफी हाई है। DSIJ और बाकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि सिर्फ करावेला ब्रांड नेम का अपना एक अलग वैल्यूएशन किया गया है, और यहाँ भी 2 फिगर्स थे। ANVI ने इसे 81 करोड़ आंका और व्हाइटस्टोन ने लगभग 93 करोड़, और बोर्ड ने फिर से वही किया। उन्होंने कम वाली वैल्यू को अपना लिया होगा। बिल्कुल सही, बोर्ड ने 81 करोड़ वाली लोअर वैल्यू को अपनाया, और वैसे इनका ब्रांड ट्रेडमार्क भी 2036 तक रजिस्टर्ड है। पर मैं सोच रहा था कि इस ब्रांड वैल्यू का असल फायदा क्या होता है जमीन पर? देखिए, ब्रांड की मजबूती का सबसे बड़ा फायदा डायरेक्ट बुकिंग्स लाना होता है। अगर आपका ब्रांड स्ट्रांग नहीं है तो लोग अगोडा या मेक माई ट्रिप से आएंगे, जहां आपको भारी कमीशन देना पड़ेगा। सही बात है, वो पोर्टल्स 25% तक कमीशन काट लेते हैं। एग्जैक्टली। पर कारावेला के पास लॉयल रिपीट कस्टमर्स हैं जो सीधा इनकी वेबसाइट से बुक करते हैं। वो बचा हुआ कमीशन सीधा प्रॉफिट में जाता है, और ये मुनाफा सिर्फ बैलेंस शीट तक नहीं रहता। हाँ, ये बात सुनने वालों को ध्यान खींचनी चाहिए। बिना कर्ज लिए ये कंपनी लगातार अपने इन्वेस्टर्स को भारी डिविडेंड दे रही है। हाँ, उनकी डिविडेंड यील्ड सच में इम्प्रेसिव है। FY26 के नेट प्रॉफिट का लगभग 70% यानी लगभग 16.64 करोड़ रुपए इन्होंने सीधा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को दे दिया। इनका डिविडेंड यील्ड आसपास 3.5% है, जो आजकल के ग्रोथ ऑब्सेस जमाने में बहुत रेयर है। बहुत रेयर है। आमतौर पर ऐसी कंपनीज सारा कैश रोककर नई प्रॉपर्टीज खरीदती हैं, पर ये अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कर रहे हैं। और इस शेयर होल्डिंग में एक बड़ा नाम भी है, मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर राधाकृष्णन दमानी। उनका इसमें 4.18% हिस्सा है, और प्रोमोटर्स का अपना हिस्सा 50.3% पर बिल्कुल स्थिर है। दमानी जी का ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना ही एक बड़ा सिग्नल है कि कैश फ्लोज कितने स्ट्रॉन्ग है। सही कहा। पर अब इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल सुनहरा, पॉजिटिव लग रहा है, तो थोड़ा रियलिटी चेक लेते हैं। हाँ, क्योंकि शेयर मार्केट हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। बिल्कुल। अगर फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग हैं, डेट जीरो है, प्रॉपर्टीज महंगी हैं, डिविडेंड मिल रहा है, तो मार्केट इस स्टॉक को अंडर वैल्यूड क्यों मान रहा है? ट्रेंडलाइन डेटा के अनुसार टेक्निकल रूप से ये स्टॉक पूरी तरह बेरिश है। हाँ, पिछले 1 साल में स्टॉक 16.8% गिरा है। करंट प्राइस लगभग 51 रुपए के आसपास घूम रही है। और सिर्फ यही नहीं, स्टॉक अपने बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 55.7 है और स्टॉक उसके नीचे है। पीई रेशियो भी 19.8 है। ट्रेंडलाइन के स्वॉट एनालिसिस में भी इसकी तरह अलग-अलग वीकनेसेस दिखाई गई हैं। 13 वीकनेसेस जैसे क्या? जैसे कि कम होता ROE और ROCE, मतलब कैश तो है, पर उस कैश को री इन्वेस्ट करके उससे रिटर्न्स जनरेट करने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई है। और एक सबसे बड़ी बात, FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से होल्डिंग लगभग न के बराबर है, सिर्फ 0.2%। ओह, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसमें पैसा डालने से कतरा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा बड़े पैमाने पर देखूं
तो मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा रिस्क पॉइंट आता है, कौन सा रिस्क? जिसे हम सिंगल लोकेशन रिस्क कह सकते हैं। अगर गोवा की टूरिज्म में कोई अचानक दिक्कत आती है, या जैसे अभी रिसेंट रिपोर्ट्स में बताया गया है कि महंगे डोमेस्टिक एयरफेयर्स की वजह से लोग गोवा आना अवॉइड कर रहे हैं। हाँ, फॉरेन टूरिस्ट की संख्या पर भी तो असर पड़ता है कभी-कभी। सही कहा। अगर इन फैक्टर्स की वजह से लोग कम आते हैं तो पूरी की पूरी कंपनी लाइन पर आ जाएगी, क्योंकि इनके पास बैकअप के लिए किसी दूसरे शहर में कोई होटल है ही नहीं। क्या यही सबसे बड़ी वजह है कि मार्केट इसे प्रीमियम मल्टीपल नहीं दे रहा? मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, मार्केट हमेशा आने वाले कल का अंदाजा लगाता है। सिंगल एसेट मॉडल होने के फायदे तो बहुत हैं, जैसे डेट फ्री रहना और फोकस रखना, लेकिन नुकसान भी वही है जो आपने बताया, जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। राइट, सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा। एग्जैक्टली। हालांकि प्रोजेक्शंस काफी स्ट्रांग है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 2023 तक इनका एवरेज रूम रेट यानी ARR 13,357 रुपए तक पहुंच सकता है और ऑक्यूपेंसी 83.8% रह सकती है। 83% ऑक्यूपेंसी, वो भी एक सीजनल मार्केट जैसे गोवा में। ये तो बहुत एम्बिशियस टारगेट है ना? और यही वजह है कि जब तक वो नया बैंक्वेट हॉल बनकर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता और उससे एक्चुअल रेवेन्यूज आने शुरू नहीं होते, तब तक इन्वेस्टर्स थोड़ा सतर्क ही रहेंगे। मार्केट वेट एंड वॉच के मोड में है। तो मतलब मार्केट सिर्फ बातों या प्रोजेक्शंस पर विश्वास नहीं कर रहा, उन्हें बैलेंस शीट पर वो बनता हुआ हॉल और उससे आती हुई एक्स्ट्रा कमाई देखनी है। बिल्कुल सही बात है। पैसों की भाषा में एग्जीक्यूशन ही सब कुछ होता है। इस चर्चा को समेटते हुए अगर देखा जाए तो अडवाणी होटल्स का मॉडल एक ऐसी केस स्टडी है जो दिखाती है कि बिना नए होटल्स खरीदे और बिना कर्ज लिए भी हाई मार्जिन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस सक्सेसफुली चलाया जा सकता है। सही कहा। उनकी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट और उनके स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने ओवर लेवरेज नहीं किया अपने आप को, जो कि इस इंडस्ट्री की सबसे आम बीमारी है। और यही चीज उनको स्पेशल बनाती है। तो दोस्तों, इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार मेरे दिमाग में आ रहा है जो मुझे लगता है हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? आजकल बिजनेस की दुनिया में ना हर कोई अंधाधुंध एक्सपेंशन के पीछे भाग रहा है। तेज रफ्तार से आगे बढ़ने की होड़ लगी है, भले ही उसके लिए ढेर सारा कर्ज क्यों ना लेना पड़े। हाँ, हाइपर ग्रोथ का ऑब्सेशन। पर क्या अडवाणी होटल्स की कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि दुनिया भर में पैर फैलाने से बेहतर है किसी एक चीज या किसी एक एसेट को इतना परफेक्ट बना लो कि वो अकेले ही आपको एक स्टेबल और प्रॉफिटेबल एम्पायर दे सके? बहुत ही गहरा सवाल है ये। क्या फ्यूचर में जब ये डेट से चलने वाली ग्रोथ का बबल फाटेगा तो हमें ऐसी और भी हाइपर फोकस्ड सिंगल एसेट कंपनीज देखने को मिलेंगी? ये एक सोचने वाली बात है जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट के साथ लौटेंगे।